हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक दो दिन पहले बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कि हम लोग अब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोनों एक ही सब्जेक्ट है, इनके लेक्चर्स स्टार्ट करने वाला है। WRD, PWD, ZP, PWD, SSC या MPC मेंस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी तक हमने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसके सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग, अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो लेक्चर आपने मिस कर दिया होगा वो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमने सब अपलोड कर दिए और उस लेक्चर्स के माध्यम से आप लोग जितने भी मार्क्स के लिए सब्जेक्ट्स पूछते हैं ऑलमोस्ट आप 80-25% मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे तो। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लेक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि WRD, PWD, MPSC मेंस या ZP, SSC ऐसे एग्जाम्स में टॉस का या ऐसे का सिलेबस क्या क्या आ सकता है, तो ये सिलेबस के पॉइंट्स में लिखे हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अपने लेक्चर्स के अंदर मैं इन सारे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना करना पड़े। ठीक है, सबसे पहला आपका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बाद में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ बीम्स, बाद में एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स, बाद में बीम को एनालाइज करने जो मेथड्स है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हम लोग पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और 3 हिंज आर्च। ये टॉपिक्स जो है ये एमडी ये बेसिकली डिप्लोमा लेवल में कवर नहीं होते, लेकिन डिप्लोमा लेवल के जो स्टूडेंट्स है अगर आप सिंपली डिप्लोमा करने के बाद में एग्जाम दे रहे हो फिर भी आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स भी WRD के एग्जाम में भी आजकल पूछते हैं, ZP के एग्जाम में भी आजकल पूछते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर देखते हो तो उसमें ILD और 3 इंच से क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखते होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ डिप्लोमा लेवल के सिलेबस के ऊपर आप भरोसा मत करो, आप लोगों को कुछ सिलेबस जो बी के अंदर आता है, जो हमें पढ़ने मिलता है बी के अंदर, वो भी आप कवर करना सीख लो। ठीक है, तो आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगा ताकि आप 90% तक मार्क्स स्कोर कर सको टॉस और ऐसे के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ताकि आपके पास सिलेबस रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा होगा बाजू में उसे भी ऑन कर देना। ठीक है, ताकि आपको हमारे सब अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फोन पे मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के कौन से टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है ये पता होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर के बेसिकली दोस्तों दो टाइप है। सबसे पहले है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और दूसरा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो टाइप्स है बेसिकली स्ट्रक्चर के जो हमें पढ़ने हैं। अब स्टैटिकली डिटरमिनेट क्या होता है और इनडिटरमिनेट क्या होता है ये हम लोग अब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर को हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस के ऊपर से एनालाइज कर सकते उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लो अपने रजिस्टर में, लिखो, देखो मैं आपको बोलता हूँ आप लोग लिख लो। ठीक है, द स्ट्रक्चर विच कैन बी एनालाइज्ड बाय मींस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, या फिर द स्ट्रक्चर विच कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज नोन एज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस के यूज करके एनालाइज कर सकते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस कौन से हैं, तो ऐसे तीन इक्वेशन है इक्विलिब्रियम के जो बॉडी को रेस्ट में रखते हैं, बॉडी को स्टेबल रखते हैं। कौन से है, पहला है समेशन fx इक्वल टू 0, फिर है समेशन fy इक्वल टू 0 और फिर है समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये तीन इक्वेशन को यूज करके हम एक खाद्य स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जिसे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की यूज करके फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर
एक सिंपली सपोर्ट बीम होता है, या फिर एक रोलर और हिंज बीम होता है। एक सपोर्ट इसका हिंज है और एक सपोर्ट रोलर है। रोलर और हिंज बीम जो होता है इस पे कितने रिएक्शन रहेंगे? हिंज सपोर्ट पे हम दो रिएक्शन लगा सकते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और रोलर सपोर्ट पे हम लोग सिर्फ एक ही रिएक्शन लगा सकते हैं, मतलब वर्टिकल। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3। और इक्वेशन कितनी है अपने पास में? 3। मतलब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन जितने हैं उतने ही अपने पास में इक्वेशन भी है, मतलब ये कंपोनेंट्स जो है अननोन कंपोनेंट्स, इसे हम लोग इस इक्वेशन के यूज से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओवरहैंग बीम हो गया। ठीक है, ओवरहैंग बीम में सपोज इस तरह का नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने हैं इसके ऊपर? एक है यहाँ का आर ए, दूसरा है यहाँ का आर बी। नंबर ऑफ अननोन है 2 और आपके पास में इक्वेशन हो गए 3। मतलब इसे भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। लाइक कैंटिलीवर बीम हो गया। कैंटिलीवर बीम के अंदर भी यहाँ पे एक रिएक्शन होती है आर ए और यहाँ पे एक मोमेंट होती है एन ए। फिक्स बीम के अगर मतलब एक आधा एंड अगर फिक्स है तो फिक्स एंड पे हमेशा मूवमेंट फॉर्म होती है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ लेक्चर में अपने कि कौन से सपोर्ट पे कौन से नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन रहते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का एक वीडियो होगा अपने YouTube चैनल पे, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, उसमें मैंने बताया था कि कौन से सपोर्ट पे कौन से नंबर ऑफ अननोन रह सकते हैं और कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स एंड पे हमेशा मूवमेंट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कितने अननोन हो गए? 2। इक्वेशन कितने हैं? 3। मतलब इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बच्चों जिसे हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर एंड हिंज बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम, या फिर 3 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्च जो है वो भी एक तरीका क्या है? 3 हिंज आर्च इज आल्सो अ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। देखो आपको समझा दो कैसे। 3 हिंज आर्च किस तरीके से स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मतलब समझ लो 3 हिंज आर्च का होता क्या है। आर्च तो पता है इस तरीके का आर्च होने वाला है, इस तरह का एक आर्च होने वाला है। अब इसे 3 हिंज आर्च को बोला है कि इसमें 3 जगह हिंज सपोर्ट होते हैं। इसमें 3 जगहों जो सपोर्ट होता है वो हिंज होता है, मतलब यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट होता है, यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट होता है, और इसका एक तीसरा हिंज सपोर्ट होता है जो इसके पीक पॉइंट पे रहता है। इसका एक तीसरा भी हिंज सपोर्ट होता है जो कहाँ रहता है? हमेशा पीक पॉइंट पे रहता है इसके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, सो देख लो अच्छे से। ठीक है, एक हो गया वर्टिकल रिएक्शन ए पॉइंट का, सपोज यहाँ का एक वर्टिकल और यहाँ का एक वर्टिकल, कितने हो गए? 2। यहाँ का एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ का एक हॉरिजॉन्टल, कितने हो गए? 4 हो गए। क्योंकि हिंज सपोर्ट पे आपको पता है कि 2 रिएक्शन आप लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो और वर्टिकल भी लगा सकते हैं। अगर इस यहाँ पे ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई किया मैंने तो आपको ये रिएक्शन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट पे हम लोग 2 रिएक्शन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए यहाँ पे? नंबर ऑफ अननोन तो यहाँ पे 4 हो गए। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 4 हो गए, 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर अपने पास इक्वेशन तो 3 ही है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं डिटरमिनेट है? फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चौथा भी इक्वेशन मिलता है जो कि आप इसका यूज करते हैं। मतलब ये जो हो गया, अगर ये समेशन सपोज इसका नाम ए है इसका नाम बी है, यहाँ पे हम आइदर यूज करेंगे समेशन एम इक्वल टू 0 या फिर हम यूज करेंगे समेशन एम बी इक्वल टू 0, दोनों में से एक यूज करेंगे। बराबर, मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों में से एक, तीसरा ये हो गया, और चौथा इक्वेशन यहाँ एडिशनल बनता है अपने पास में। सपोज ये पॉइंट सी है तो समेशन एम सी मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हिंज सपोर्ट है, अगर सी पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो 3 हिंज आर्च में आपके पास में एक चौथा इक्वेशन आपको मिलता है, एक चौथा एडिशनल इक्वेशन आपको मिलता है यूज करने के लिए, जो कि जो पीक पॉइंट है वहां के हिंज सपोर्ट पर भी आप मूवमेंट को 0 से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 1 2 इन दोनों में से एक 3 और ये इक्वेशन है चौथा। आपके पास में 4 नंबर ऑफ इक्वेशन हो गए और 4 नंबर ऑफ अननोन है, मतलब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ लो अच्छे से कि 3 हिंज आर्च भी क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, जिसको आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है तो लिख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो सिंपली इसका अपोजिट होने वाला है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसे हम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जैसे कि फिक्स बीम हो गया एक, फॉर एग्जांपल फिक्स बीम हो गया, यहाँ पे कितने अननोन रहने वाले हैं, 1 2 3। फिक्स सपोर्ट पे आप सारे भी अननोन लगा सकते हैं। फिक्स सपोर्ट पे आप तीनों भी अननोन लगा सकते हैं, तीनों भी कंपोनेंट आप लगा सकते हो, वर्टिकल भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं अगर जरूरत है तो, और मोमेंट ऑफ फॉर्म होती है, मतलब इधर भी 3 आएंगे और इधर भी 3 आने वाले हैं, इधर भी 3 कंपोनेंट्स आने वाले हैं। सो टोटल 6 कंपोनेंट्स आर देयर विच आर अननोन, मतलब टोटल 6 कंपोनेंट्स है अननोन जो आपको फाइंड करने हैं। लेकिन ये 6 कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपके पास में इक्वेशन सिर्फ 3 ही है, तो 3 इक्वेशन से हम लोग 6 अननोन कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो जो स्ट्रक्चर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके सॉल्व नहीं करते आता उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करने होते हैं, कुछ एडिशनल इक्वेशन का यूज करना होता है जो पर्टिकुलरली फिक्स बीम के लिए आपको डिराइव करने होते हैं। कुछ एडिशनल इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो वो यूज करके आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। पर बेसिकली यहाँ पे एक चीज ये है कि सपोज मेरे पास में अब नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, यहाँ से आपको और भी एक टर्म पता चलने वाली है। इस केस के अंदर मेरे पास में नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस जिससे मैं सॉल्व कर सकता वो 3 ही है। तो जितने भी नंबर ऑफ अननोन इस इक्वेशन से ज्यादा रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर रहेंगे, जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3 है, लेकिन इसके कितने नंबर ऑफ अननोन है, 6 है, मतलब 3 ज्यादा है। तो जितने भी नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा होते हैं, उस नंबर ऑफ उस टर्म को बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, या फिर उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। जैसे कि इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन 6 है, इक्वेशन 3 है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा, दोनों के अंदर जो गैप है, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ, क्या बोला मैंने अभी, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। तो इस केस के अंदर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी बोलो या डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी बोलो, कितना हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स है 6, इक्वेशन से 3, मतलब आपका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो नंबर ऑफ अननोन जितने भी ज्यादा होते हैं इक्वेशंस के ऊपर, उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या फिर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी। अब ये जो डिग्री है ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और दूसरी है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि स्टैटिक में और काइनेमेटिक में ये डिग्री कैसे निकालना, ये आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आने वाला है। एमपीएससी मेंस के अंदर आप समझ लो टॉस का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जो है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी निकालने का, इसके अंदर आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं एमपीएससी मेंस के पेपर के अंदर। डब्ल्यूआरडी पीडब्ल्यूडी एग्जाम के अंदर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले, एक क्वेश्चन स्टैटिक के ऊपर, एक क्वेश्चन काइनेमेटिक के ऊपर। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ लेना। आज आपको सिर्फ मैं एग्जाम्पल इसके जो इक्वेशन है बताने वाला हूँ, इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दूंगा ताकि आप लोग इससे अच्छे से समझ लो और ताकि आप लोग को इसके 2 से 4 मार्क्स जो मिलते हैं वो मिल जाए अच्छी से, कहीं जाए नहीं आपके मार्क्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है काइनेमेटिक। तो डिग्री पहले समझ लिया आपको क्या होता है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब अलग अलग बीम में, अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग जॉइंट्स में ये डिग्री हम कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी। पहले हम स्टैटिक की डिग्री निकालेंगे फिर काइनेमेटिक की निकालेंगे। तो स्टैटिक के निकालने के देखो फॉर्मूला क्या बता रहा हूं आपको। अगर आपको बीम्स के लिए, बीम के लिए अगर आपको ये स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, उसको मैं सिंबल देता हूँ ds, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक रिडंडेंसी को सिंबल दे रहा मैं ds। बीम के लिए अगर निकाले इसका एक्सप्रेशन होता है 2m + r - 2j, 2m + r - 2j। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो।
इसमें एम का मीनिंग क्या है, मेंबर, आर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, जितने भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आपको निकालने हैं वो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन मतलब आर, और जे का मीनिंग क्या है, जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है उसके ऊपर, जैसे ये पर्टिकुलर ये है तो इसमें एक जॉइंट हो गया, दो, इसमें अगर एक आधा जॉइंट्स और है बीच में तो 3 जॉइंट्स हो गए, जितने भी जॉइंट्स आपके बीम पे होंगे वो नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो कोई भी तरह का बीम अगर आपका है तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेशन निकालने के लिए, स्टैटिक डिग्री निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 2m + r - 2j, ठीक है। अगर अगर कभी ऐसा भी बीम आता है, इस तरीके का बीम भी आता है अपने पास में कि ये दो सपोर्ट है यहाँ पे और बीच में एक इंटरनल हिंज है, बीच में एक इंटरनल हिंज कभी कभी आता है, हमें प्रेजेंट करता है बीम के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं एमपीएससी मेंस में, खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते कि अगर इंटरनल हिंज अगर आपके बीम में प्रेजेंट है और उसका अगर आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेशन निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे। तो ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखो। फॉर जब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों जो सादे स्ट्रक्चर थे, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें कोई इंटरनल हिंज नहीं है। और जब किसी स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रेजेंट होता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप ध्यान में रखो चीजें, अगर किसी स्ट्रक्चर में, अगर किसी बीम में या किसी फ्रेम में इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को आपको क्या बोलना है, उसे बोलना है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अगर वहां पे इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है अगर बीम, तो उसमें हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखने का है 2m + r - 2j + अल्फा, 2m + r - 2j + अल्फा। अब ये अल्फा कैसे निकालोगे आप लोग, तो अल्फा का फॉर्मूला याद रखो m' - 1, अल्फा का फॉर्मूला याद रखो m' - 1। अब ये m' क्या है, तो ये इंटरनल हिंज को जितने मेंबर्स कनेक्ट करते हैं, इंटरनल हिंज को जितने मेंबर्स जुड़े होते हैं उसका मीनिंग होता है m'। जैसे कि यहाँ पे ये हिंज को दो मेंबर जुड़े हुए हैं, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर, इसमें m' हो गया 2। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, इस तरीके की फ्रेम है, इस तरीके की फ्रेम है, सपोज इस तरीके की फ्रेम है सपोज आपके पास में, ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। तो अब ये इंटरनल हिंज को कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये m' कितना हो गया, 4 हो गया। तो m' का कोई फुल फॉर्म नहीं है मेरे पास में आपको बताने के लिए, लेकिन m' को कैसे पहचानना है, m' कैसे निकालना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इजीली, एकदम इजी इक्वेशन है ये। जो इक्वेशन आपको बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे इक्वेशन आपको बहुत रेयरली कहीं मिलेंगे। आप मेड इजी के नोट्स पढ़ लोगे, एज के नोट्स पढ़ लोगे, फिर भी आप लोग ये डिग्रीज नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज उसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज में दिया हुआ है। मेरे लेक्चर देखने के बाद में मैं आपको ये दावे से बोल सकता कि आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फ्रेम का आप लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक और उसकी काइनेमेटिक डिग्री आप लोग आराम से निकाल पाओगे अगर ये लेक्चर्स को आप लोग फॉलो करेंगे। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला लर्न करने के लिए भी और इसके थ्रू कैलकुलेशन करने के लिए भी, ठीक है। तो इंटरनल हिंज के बाद आपको ऐसा कोई बोलने वाला नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला आपको कोई मिलने वाला भी नहीं है, m' - 1 अगर ये फॉर्मूले आपको कोई पुस्तक में मिलने वाले नहीं है, कोई किताब में मिलने वाले, कोई नोट्स में मिलने वाले नहीं है। ये आपको मैं थोड़ा सिंपल करके आप लोगों को डिग्री कैसे निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। तो m' को समझ लो, इंटरनल हिंज को जितने मेंबर्स ज्वाइन करते हैं वो होता है आपका m' और उसको 1 से माइनस कर दो, आपको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने सिर्फ बीम के लिए। अब आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं अलग अलग फ्रेम के लिए। कोई फ्रेम ऐसी होती है जिसका जो सपोर्ट है वो हिंज होता है, कुछ फ्रेम ऐसी होती है जिसके सपोर्ट फिक्स होते हैं, कुछ फ्रेम होती है 2D, कुछ फ्रेम होती है 3D फिगर होती है, 2D फिगर 3D फिगर, ऐसे हर एक फिगर के लिए हम लोग इस डिग्री को कैसे निकालेंगे देखेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस 2D या 3D फिगर के भी आ सकते हैं, 3D फिगर ये बहुत कम आता है लेकिन 2D फिगर का तो आपको आने वाला है, 2D फ्रेम का क्वेश्चन आपको आने वाला है, लेकिन 3D के फॉर्मूले आपको पूछ सकते हैं। WRD के एग्जाम में फॉर्मूले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WRD PWD ZPS एग्जाम में ये फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमपीएससी मेंस जैसे एग्जाम में आप लोगों को ये फॉर्मूले के ऊपर से डिग्री कैसे निकालते हैं, एक आधे फ्रेम आपको देंगे, उस फ्रेम की डिग्री कितनी आपको निकालने को पूछेंगे, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे जेई एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूले ही काफी है आप लोगों को याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बात करता फॉर पिन जॉइंटेड, पिन मतलब रिजिड, ठीक है। पिन का मीनिंग क्या होता है, रिजिड, ध्यान में रखना, आपको रिजिड शब्द के मिलने वाला नहीं एग्जाम में कहीं। पिन आप लोग यूज करते हो, पिन थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड है रिजिड के लिए। पिन जॉइंटेड 2D ट्रस,
अगर एक 2D फ्रेम है, ट्रस को अपन फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। एक 2D ट्रस है या 2D फ्रेम है, इसको ऑब्लिक है, 2D ट्रस है या 2D फ्रेम है, तो उसका हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं, डीएस। उसका फॉर्मूला होता है m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j। और अगर आपका पिन जॉइंटेड 3D ट्रस है, पिन जॉइंटेड 3D ट्रस है, 3D फ्रेम है, तो उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे अपन m प्लस आर माइनस 3j से। 2D ट्रस में हमेशा जॉइंट के ऊपर दो ही तरह के फोर्स आते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन 3D ट्रस के अंदर जॉइंट पे हमेशा तीन तरह के फोर्स लग सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है, वर्टिकल भी लग सकता है, और मोमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं हम 3D फ्रेम के अंदर, इसीलिए यहाँ 3j है। जितने फोर्स जॉइंट पे एक्ट हो सकते हैं उतना ही आपको नंबर जे के साथ लगाना पड़ता है। अगर दो फोर्स एक्ट हो सकते हैं तो अपन 2j लगाएंगे, अगर तीन फोर्स एक्ट हो सकते हैं तो अपन 3j लगाते हैं। हिंज सपोर्ट है, पिन का मीनिंग क्या होता है, हिंज। तो हिंज पे मोमेंट एक्ट नहीं होती है, इसीलिए वहां पे अपन ने मोमेंट को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। जब फिक्स सपोर्ट लगाएंगे तो मोमेंट कंसीडर करना होता है। जैसे जब 3D फ्रेम होती है तो तीनों भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं, एक्स वाई और जेड। जब तीनों भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, और जब फोर्सेस सिर्फ दो डायरेक्शन में लगते हैं तो यहाँ 2 लिखा है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 है या 3 है। इसका फर्क क्या है, ये 2 डायरेक्शन का है, ये 3 डायरेक्शन का है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर एक आधे फ्रेम में, जैसे मैंने बताया अभी कि एक फ्रेम है और यहाँ इंटरनल हिंज लगा दिया, ये 2D फ्रेम है, इसके सपोर्ट हिंज है, ये सपोर्ट हिंज है। ऐसा एक 2D फ्रेम है और यहाँ लगा दिया मैंने इंटरनल हिंज। अब इंटरनल हिंज आ गया मतलब क्या हो गया, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो इंटरनल हिंज आ गया मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सिमिलरली जब आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर को यूज करते हो तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेंगे आपको, ये दिखेगा m प्लस आर माइनस 2j प्लस अल्फा, और ये आपको दिखेगा m प्लस आर माइनस 3j प्लस अल्फा। तो सिंपली आपको क्या करने का है, आपको सिर्फ अल्फा ऐड कर देना है बच्चों, बस और कुछ भी नहीं। m प्लस आर माइनस 2j प्लस अल्फा, m प्लस आर माइनस 3j प्लस अल्फा। हाइब्रिड मतलब जहाँ पे इंटरनल हिंज का प्रेजेंस होता है, उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए आपको अल्फा ऐड करने का है, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला वही है m डैश माइनस 1, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ये आपको दिखना है, लिख लो 1 सेकंड में। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको बताया मैंने कि अगर आपके सपोर्ट रिजिड है, सॉरी हिंज है, हिंज सपोर्ट के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। WRD PWD जेईई एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूले ही काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आपको पूछने वाले हैं एग्जाम में, आप कोई भी पेपर देख लो, कोई भी किताब रेफर कर लो ऑब्जेक्टिव की। जो मैंने किताब के आपको नाम दिए थे अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो पे, एक वीडियो पे आपको मैंने कौन से बुक्स आपने रेफर करने के बताया था, वो बुक्स अगर आपने मंगवाई होंगी तो आप वो बुक्स के अंदर देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको फॉर्मूले पूछे होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिजिड जॉइंट की। रिजिड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। रिजिड मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड जॉइंटेड 2D फ्रेम। अगर एक 2D फ्रेम है जिसके सपोर्ट है फिक्स, 2D फ्रेम या 2D ट्रस है जिसके सपोर्ट फिक्स है, मतलब ऐसा 2D ट्रस था जिसके सपोर्ट क्या है, फिक्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेशन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3m प्लस आर माइनस 3j। क्योंकि जब रिजिड फ्रेम होती है, फिक्स फ्रेम होती है जिसके सपोर्ट फिक्स होते हैं, तो वहां मेंबर पे भी तीन तरह के कंपोनेंट्स अननोन रह सकते हैं। 2D फ्रेम के मेंबर पे सिर्फ एक तरह का फोर्स अननोन रहता है, लेकिन रिजिड फ्रेम में फिक्स सपोर्ट अगर फ्रेम के है तो वहां मेंबर पे तीन तरीके के फोर्स अननोन रह सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। और जॉइंट के ऊपर भी तीन तरीके के फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। इसीलिए यहाँ 3 और 3 दिख रहा होगा आपको। और अगर यही आपका रिजिड या फिक्स जॉइंटेड 3D फ्रेम है, तो 3D के अंदर आप लोगों को तीन डायरेक्शन मिलती है, एक्स वाई जेड। तो उसमें आपका फॉर्मूला बन जाता है ये 6m प्लस आर माइनस 6j। 2D फ्रेम के लिए 3m प्लस आर माइनस 3j, और 3D फ्रेम के लिए 6m प्लस आर माइनस 6j। सिमिलरली अगर आपका स्ट्रक्चर हाइब्रिड है, मतलब आपकी स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल हिंज प्रेजेंस है, तो आपको ये फॉर्मूले इस तरह से मिलेंगे 3m प्लस आर माइनस 3j प्लस अल्फा।
या फिर इसका मिलेगा 6m+r-6j+अल्फा। इस तरीके से आपको फॉर्मूले मिलेंगे। इसमें भी अल्फा का मीनिंग वही है, मैं बोलूँगा m-1। जितने भी आपके इंटरनल हिंज को मेंबर कनेक्ट करते हैं वो आपका m' हो गया, और उसको 1 से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में आपको मैंने स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है, स्ट्रक्चर कौन से टाइप्स के होते हैं वो बताया। और फिर जब हम एक आधे स्ट्रक्चर को नंबर ऑफ इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। ये डिग्री दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है काइनेमेटिक। तो स्टैटिक के अंदर जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, बीम से रिलेटेड, फ्रेम से रिलेटेड, 2D फ्रेम, 3D फ्रेम, हिंज जॉइंटेड और फिक्स जॉइंटेड, ये सारे के लिए फॉर्मूले कौन से आपको रिमेंबर करना है, सारे के सारे केस के लिए आपको कौन से फॉर्मूले लर्न करना है, ये आपको बता दिया। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर से एग्जांपल कैसे सॉल्व करना ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम स्टैटिक के एग्जांपल पूरे सॉल्व कर लेंगे, स्टैटिक को पूरा समझ लेंगे, उसके बाद में हम काइनेमेटिक पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूआरडी पीडब्ल्यूडी जैसे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मूले ही काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के चांसेस बहुत कम एग्जाम आने के लिए, लेकिन फिर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहना है, नेक्स्ट लेक्चर को देखना है ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी समझ में आए। और एमपीएससी मेंस के जो एस्पायरेंट्स है उनको तो ये नेक्स्ट लेक्चर देखना ही है, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपके समझ लो कि 2 मार्क पक्के हो गए एमपीएससी मेंस के एग्जाम में। ठीक है, इतना आपको मैं दावे से बोलता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके मैं 2 मार्क पक्के कर दूंगा एमपीएससी मेंस के। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर के सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, और इसके जो मैं एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।